देखकर दर्द किसी का यदि आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बना देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीत और इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश तो हमारी यही रहती है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी शख्सियत जो छुपकर कहें चुपचाप समाज के वंचित वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को आपके समक्ष लेकर हाजिर हों, उनकी ज़िंदगी की अनकही कहानी को कैमरा में कैद करके आपके समक्ष लेकर हाजिर हों, ताकि हम और हमारे व्यूअर्स उनकी कहानी से, उनकी ज़िंदगी की असल कहानी से प्रेरणा ले सकें, इंस्पिरेशन ले सकें। और आज भी ऐसी ही शख्सियत की कहानी इस प्रोग्राम में लेकर हम हाजिर हुए हैं। कौन है वो शख्सियत और क्या है उनकी अनकही कहानी? चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। बदलाव की नायिका रावी पंधेर, जो समाज की बेहतरी के लिए कुछ करने की ललक रखती हैं। ललक इतनी प्रबल कि वो सनकी कहलाने की जरा भी परवाह नहीं करती। रावी पंधेर, जिन्होंने अपने प्रयास से समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। समाज सेविका के रूप में ये शुरुआत तब हुई जब उन्होंने गघर पुल पंचकुला के पास स्कूल छोड़ने वालों का एक समूह देखा। फिर क्या था, बस उन्हें पढ़ाना शुरू किया और यहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत हो गई। शुरुआत में इन बच्चों को पढ़ाई के लिए मनाना, राजी करना एक चुनौती थी। इसीलिए समाज के उन वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे इन बच्चों की संख्या जैसे बढ़ती चली गई। सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि सप्ताह में एक बार कला और खेल की कुछ कक्षाएं भी करते हैं। रावी पंधेर के दोस्त उन्हें हर तरह की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। रावी पंधेर कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि और भी लोग आगे आएंगे और ऐसे ही मेरी मदद करेंगे, ताकि कम भाग्यशाली लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। और ऐसे में मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। साधारण लोगों की असाधारण कहानी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी। बहुत सारी कहानियां आपकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, मुझे तफसील से उनके बारे में जाना। लेकिन सबसे पहले जब मैं कहती हूँ ना, मेरे मुंह से निकलता है रावी। मैंने बहुत सारे, क्योंकि मेरा नाम गीत है, कोई कहता है ना कि गीत बोलने में ही बड़ा अच्छा लगता है। सीरियस सेम क्वेश्चन विद यू। रावी बोलने में ही इतना अच्छा लगता है। हु नेम्ड यू? मेरा नाम मेरे ग्रैंडमदर ने रखा था। ग्रैंडमदर? हाँ, ग्रेट ग्रैंडमदर। ग्रेट ग्रैंडमदर। एक हिंदी में आप परदादी बोलिएगा उसको, परदादी ने रखा था। तो पहले तो इसका मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस और इतना ज़्यादा बारीकी से कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो जैसे आपने सुना, आपने बोला नाम बड़ा अच्छा है, तो किसी और ने बोला, तो फिर हमें पता लगने लगी ना, जहन में थोड़ा हाँ जोर डाला और देखा कि क्या ये नाम क्या है, क्या है ये नाम। तो थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, तब पता चला कि ये उस दरिया का नाम है जिस दरिया ने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। वो खैबर पख्तून में है, ज़्यादातर 75% पाकिस्तान में है। हाँ। उसका ये है कि उसने इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं, उतने इतने ज़बर जुल्म देखे हैं, खुशियाँ भी देखी होंगी ऑब्वियसली, पर ज़्यादातर ना उसका जो ज़बर जुल्म या उसकी दुख की कहानी है वो बयां करना चाहती हूँ कि एक दरिया की भी अपनी ज़िंदगी होती है। So you are going to write a book ना on this also? या रिवर रावी। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, यस यस। उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पता क्या है रावी जी के हम लड़कियों के, हम विमेन के बहुत सारे रोल होते हैं ज़िंदगी में। एंड जब मैं रावी पंधेर की बात करती हूँ, सो यूर अ सोशियोलॉजिस्ट, आप जर्नलिज्म में भी रहे हैं। इट मीन्स के यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर अ कंटेंट राइटर नाउ, यू आर अ लीडर, यू आर अ मदर, यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन नाउ। इतने रोल्स, वन लाइफ मैनी रोल्स, हाउ कम? मुझे रावी के बारे में थोड़ा और बताओ, उसके बचपन के बारे में बताओ,
देखिए ये ना ये हम इस चीज़ को सोचते हैं, मेरे नज़रिए से अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ी क्षमता से सोचेंगे, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता रोल्स निभाना। ना ना ना, औरत के लिए तो खास करके, बिकॉज औरत को, नारी को बोलते ही ये हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती है। जैसे हम अपने पुराणों में, वेदों में देखोगे तो माता कितने रोल निभाते थे, कितना किरदार उनका वो था। हाँ, मेरे लिए ये था, हमारे भारत में हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमें सोसाइटी से कोई सपोर्ट नहीं होती, फैमिली से भी नहीं होती। हमें अपनी जर्नी में खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है, खुद उठना पड़ता है, सर्वाइवल भी ढूंढना पड़ता है। सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल है बिकॉज़ हमारी ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इसमें देखिए इतना आसान रास्ता नहीं था, पर करना कुछ मुश्किल नहीं था। रास्ता बड़ा मुश्किल था क्योंकि लोगों का इधर उधर, लोगों का ज़्यादातर वो था, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस कह लो, प्रभाव कह लो। पर हाँ, काम इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको सोसाइटी, दुनियादारी, सभ्यता थोड़ा सा साथ दे तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। रावी जी, ये तो आपने मैनी रोल्स की बात कर दी, लेकिन आप मुझे उस रावी के बारे में भी बताओ थोड़ा सा। आपका बचपन, परिवार, आपके बचपन के एस्पिरेशंस। अरे एस्पिरेशंस इतनी थी, सपने बहुत थे। सबके ही होते हैं ना वैसे, छोटे होते हाँ, वो इतने डिफरेंट ख्वाब थे। मेरी ना मेरी नेचर कह लो, मेरे सितारे कह लो, मेरी एक आदत थी, मैं बचपन से ही ना अपने साथ एक दुनिया लेके चलती थी। कैसी दुनिया थी वो? वो बड़ी इल्यूजनरी दुनिया थी। वो बड़ा सपने टाइप ही था, वो बड़ा काल्पनिक था। उसमें सब कुछ थे, उसमें एनिमल्स थे, जानवर थे, आध्यात्मिक लोग थे, साधु थे, संत थे। बड़ा ब्यूटीफुल सी दुनिया, क्योंकि मुझे इस वाले दुनिया से थोड़ा डर लगता था हमेशा। तो मैं अपनी वो एक साथ में दुनिया लेके चलती थी जो बड़ी खुशनुमा थी। लेकिन वो डर क्यों थे, था? गार्डन थे, इतना अच्छा था, कुछ नहीं था। अच्छा। डर नहीं, बेसिकली ना ये आपका एक स्वभाव ही होता है, आपको हर कुछ अच्छा कई लोगों का होता है ना। मैं आध्यात्मिक हूँ ज़्यादा, मैं ज़्यादातर सतयुग वाले बंदों में से हूँ। सब कुछ अच्छा चलता रहे, मैं बोर नहीं होती, मैं एक पेड़ के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे को इंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट इतनी नहीं चाहिए होती। तो मेरे लिए वो नॉर्मल लाइफ जो होती है ना, जो लोगों के लिए बोरिंग होती है, मेरे लिए वो बहुत पीसफुल है। तो दौड़ मेरे लिए आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से वो जो एकांत वाली लाइफ, अलग रहना, अलोन रहना, वो सबके लिए अब पीसफुल हो गया है, नहीं? हाँ, बट यंगस्टर्स या आजकल वो पीसफुल ये हो गया ना, बिकॉज ज़्यादातर हम यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, ज़्यादातर हम टीवी इधर देख, बुक्स तो कोई पढ़ता ही नहीं। हमें ना किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो किताबों में ज़्यादातर टाइम बिताना। मैं हिंदू माइथोलॉजी बहुत पढ़ी हूँ। अच्छा। हिंदू माइथोलॉजी में मेरा रुझान इसलिए बना बिकॉज मेरी दोस्त तकरीबन सारी हिंदूज ही थी, बहुत कम थी जो सिखिज्म में थी। पंजाब में थे? हाँ, पंजाब में ही थे, इधर उधर थे, पर मतलब ज़्यादातर जब मैं बड़ी हुई हूँ तो उन्हीं का इन्फ्लुएंस था। तो मेरे को ना, आई एम अ ऑब्जर्वर, आई एम अ लर्नर। तो मेरे को था कि आई शुड लर्न अबाउट दिस, कि हु शिवा, हु इज़ गणेश जी, हु इज़ कृष्णा, व्हाट इज़ महाभारत, व्हाट इज़ गीता। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट। सो सबसे पहले मैंने एक नॉवल पढ़ा था, मलूहा। पहले तो मैंने काफ़ी सुना था, दूस गीता पढ़ी, ये पढ़ा, वो पढ़ा, लेकिन देन आई रेड दिस नॉवल बाय अमीश कॉल्ड मलूहा। सो दैट आफ्टर दैट नॉवल आई वाज मोर इंटरेस्टेड। देन आई स्टार्टेड रीडिंग, ज़्यादातर इसको पढ़ना शुरू किया शिवा के बारे में, माउंट कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्लिंग। तो ये सारा मैंने वो पढ़ा। जब मैंने वो पढ़ा तो मैं ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा, इट्स अ वेरी साइंटिफिक रिलीजन अगर आप देखोगे, तो मैं इसमें चलती गई। सो दैट्स व्हाई आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट दिस। तो ग्रोइंग अप ठीक था, पर ज़्यादातर आध्यात्मिक ही था। ओके, सो मैं अब इतना समझ रही हूँ कि रावी का जो बचपन है वो मतलब ज़्यादा आप बुक्स में, किताबों में ज़्यादा आपने अपना जो जीवन है वो जिया है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, बड़े जिन्हें स्पिरिचुअलिटी में बहुत यकीन होता है, मतलब आई फाइंड दोज पर्सन, वो हमेशा से ही उनका बचपन किताबों में ही रहता है। सो गुड। रावी जी, एक
जितना मैंने आपके बारे में सुना है, ज़िंदगी में एक टर्न ऐसा भी आया, टर्निंग पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आपने काउंसलिंग शुरू कर दी। काउंसलिंग उन बच्चों की जिन्होंने फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो एब्यूज़ है वो सहा है। लेकिन उसके ये शुरू करने के पीछे भी एक जो स्टोरी है वो जुड़ी हुई है। मैं उसी को इसलिए टर्निंग पॉइंट भी कह रही हूँ। देखिए क्या था वो? ये स्टोरी थोड़ी दर्दनाक है, थोड़ी इतनी आसान नहीं है बोलने के लिए। इसके पीछे बहुत ज़्यादा इमोशंस और पेन, दर्द जुड़ा हुआ है। पर ठीक है, ये चलो, वो भी एक टाइम था और भी एक टाइम है। बात ये थी कि हम लोगों ने ये फाउंडेशन शुरू की थी बिकॉज़ यहाँ घग्गर ब्रिज पे बेगर किड्स थे। तो फाउंडेशन शुरू की, उनको बोला कि हम तुम्हें खाना देंगे तो तुम पढ़ो। पहले बोला पढ़ो, कहते नहीं पढ़ेंगे, तुम खाना दोगी तो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा तो यहाँ पैसा बनता है, हम तो चॉकलेट लेते हैं। तो मैंने कहा चॉकलेट भी दूंगी, सब कुछ दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आते हैं। तो मैं चंडीगढ़ से पंचकूला शिफ्ट हुई थी, तो मैं थोड़ा लोनली भी थी और मेरी डॉटर बड़े वाली 3 साल की थी। तो हमने फिर वो शुरू कर दिया, उनको खाना लेके जाते थे घर से बना के, उनको पढ़ाते थे। अच्छा। उस सफ़र में मेरे को जब चलो मेरे फ्रेंड्स जुड़ गए मेरे साथ काफ़ी सारे, तो वो करते करते कारवां बन गया। अब 150 बच्चा है हमारे पास, हर रोज़ खाना बनता है। लेकिन उन बच्चों को जब हम थोड़ा सा ज़्यादा जानने लग गए, उनके पास आए, उनके साथ वार्तालाप किया, तो उनकी ज़हनी हालत इतनी ठीक नहीं थी। उनकी ज़हनी हालत थोड़ी ख़राब थी। अब ज़हनी हालत ख़राब क्यों है उसके बारे में पूछा, तो वो शोषण कह लो, शोषण से हर बच्चा गुजरा था। अच्छा। छोटा बड़ा, छोटे ही थे बच्चे, तो बच्चे ही हैं ना, उनको क्या पता ये शारीरिक शोषण क्या होता है, ये जिस्मानी शोषण क्या होता है। तो ये सब उसी चीज़ से गुजरे। तो फिर हमने उनको काउंसलिंग की और ये सिखाया कि चलो ये एक एक्सीडेंट है, ये वैसे दूसरा हो, क्योंकि अगर फिर वो ग्रो नहीं करते, वो क्राइम में चले जाते हैं। ये सब फाउंडेशन शुरू करने के बाद था जब आपने ये भी फील किया कि ये जो बच्चे हैं, शोषित बच्चे हैं, ये हाँ, जब हम उनके जब उनके हम पास गए। okay. जी। एक शहर जिसकी आबादी है 10.5 लाख, 7.5 लाख के आसपास व्हीकल्स, और एक ऐसा शहर जो दुनिया में अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही घग्गर के पास एक बस्ती है जहाँ के लोग इस शहर के तरफ आस लगाए बैठे रहते हैं कि उन्हें भरपेट खाना मिल जाए। इस आस को पूरा करती हैं रावी पंधेर, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत। ये जो बात मैंने कही है कि घग्गर के पास जो बस्ती है, जो एक स्लम एरिया है, वहाँ के कुछ लोग हैं जो इसी आस में रहते हैं कि उन्हें चंडीगढ़ के रहने वाले लोग जो हैं उन्हें भरपेट खाना दे दें, नसीब उनके ये हो जाए तो अच्छा है। आपको क्या खींच लाया इन लोगों के पास? देखिए, शुरुआत तो बोर हो रहे थे, कुछ काम नहीं था, कंपैशनेट थी, थोड़ा दर्द था। मतलब बेसिकली सोशल एक्टिविज्म में तब तो आपने कुछ शुरू नहीं किया था? नहीं, वो पता क्या होता है, सोशल एक्टिविज्म भी वही शुरू करता है, ज़्यादातर वही शुरू करता है जो इंसान होता है। एग्जैक्टली। वो इंसानियत Indeed. आपके डीएनए में ही होती है, वो इम्बाइब नहीं हो सकती। कई बार आप शुरू कर दिया ना कई बार आप सगे बहन भाई होते हो, आपका भाई बड़ा मटेरियलिस्टिक या बहन बड़ी मटेरियलिस्टिक होती है और आप डिफरेंट होते हो। तो ये तो, एंड पता क्या सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये हम नहीं डिसाइड करते, हम नहीं ये तय करते कि हम सोशल वर्क करेंगे, ये तो ऊपर बैठा कोई तय करता बिल्कुल। है। तो मेरे को लगता है उसने मेरे को सोचा कि ये नौकरी अच्छी करेगी गरीब बच्चों की इनकी, तो मेरे को उसने असाइन किया इसके लिए। और वो बच्चे ये नहीं सोचते कि हम उनको खाना दें, वो एक्चुअली प्रे करते हैं, वो दुआ करते हैं भगवान से, परमात्मा से कि सानू कितों ना कितों खाना प्रोवाइड कर। सो तो रब दी ड्यूटी है ना, सो वो तो उसने प्रोवाइड करना ही है। तो वो फिर हम जैसों की ड्यूटी लगाता है कि जाओ मेरे लोगों को खाना खिलाओ। हाँ जी, बिल्कुल। तो बेसिकली हम तो नौकर हैं उसके, तो नौकरी करते हैं, पर बड़ी अच्छी नौकरी है जिसमें हम आराम से सोते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे हमें बहुत दुआ देते हैं।
मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, बिकॉज़ मेरे को लगता है जन्मदिन मेरे माँ बाप ने कभी इतना अच्छा नहीं मनाया होगा, मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने, जितना वो मेरा जन्मदिन अच्छा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात ही ये है कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में हैं और इनके कारण ही मैं एक संपूर्ण इंसान हूँ। फिर भी एक होता है ना, कुछ वाक़या तो घटा होता है लाइफ में, कुछ भी होता है, या हम यूजुअली क्या होता है कि कारों में जा रहे होते हैं, उस विंडो के बाहर कुछ लोग हमें मिल जाते हैं जो हमसे कुछ चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ना चाहकर भी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, करनी है इनकी मदद। कुछ ऐसा वाक़या, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ के साथ जुड़ा जरूर होगा? आप एक चीज़ सोचिए, ये जो विंडो से देखने वाले, ये तो बड़ी देर से हमें देख रहे होते हैं। हमारी कॉन्शियस कब जागती है वो तो हमें पता होता है, हमें पता होता है हमारी कॉन्शियस कब जागती है। पर बात यह है कि हाँ, वो इंसिडेंट की आप बात करते हो तो मेरे को ना, मेरी जो बेटी बड़े वाली थी वो 3 साल की थी, तो जब हम नाडा साहब जाते थे तो ये बच्चे भीख मांग रहे होते थे ब्रिज पे, तो हम रुकते थे, इनको बिस्किट टॉफ़ी देते थे। तो मेरी बेटी ने मेरे को ये पूछा, क्योंकि वो मेरी आदत थी, मैं हमेशा बिस्किट कैरी करती थी। अच्छा। आटा, बिस्किट, चावल, तो कुछ ना कुछ दे देती थी। अभी भी मैं कैरी करती हूँ। तो वो मेरे को पूछती कि मम्मा, मैं जो भी मैं आपसे मांगती हूँ, जो भी मैं भगवान से मांगती हूँ, बिकॉज छोटे बच्चे के लिए माँ भी भगवान ही होती है ना। सो वो कहते हैं कि जो भी मैं आपसे मांगती हूँ, जो भी मैं बाबा जी तो मांगती हैं, ही गिव्स इट, पर वाई ही कांट गिव इट टू दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों को क्यों नहीं दे सकता? अगर वो भगवान है और आप मम्मा हो तो इन बच्चों को क्यों नहीं दे सकते आप? सो दैट वॉज वेरी टचिंग, दैट वो मेरे ना कहीं जाके सीने में लगी, स्ट्राइक करता है ना। हाँ, वो मेरे अंदर लगी, मेरे सीने, मेरी जो कॉन्शियस है, मेरी जो आत्मा है, उसको लगी। तो फिर मैंने कहा, परमात्मा, ये मैं काम शुरू कर देती हूँ, बाकी तुम देखना। एंड सीरियसली वही देख रहा है, ये वही देख रहा है। मेरे पास राशन नहीं होता तो हम लोग दुआ करते हैं, मेरी टीचर्स, मेरे कुक की, भाई राशन ख़त्म है, वी जस्ट सेड दिस, नाउ भेज दे। एंड एक्चुअली कोई ना कोई बंदा ऐसा आता है जो राशन दे जाता है, कुछ दाल, कुछ, वो हमारा पूरा हो जाता है। अच्छा। एंड द अदर थिंग, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो नीयत होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सब शुरू कर लेते हैं, यू नो, एक NGO चलते हैं सिर्फ फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखाने के लिए, कुछ अपने बेनिफिट के लिए चलते हैं। ये जो फाउंडेशन है, ये इसलिए चलती है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ठहराव, इसलिए, और इतने 17 साल हो गए हमें। ओह वाओ, ग्रेट, सीरियसली। सो ये इसलिए चल रहा है इतनी स्मूथली एंड सीमलेसली, बिकॉज हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी जो कॉन्शियस है, वो क्लियर है। इन लोगों से हमने कोई क्रेडिट नहीं लेना, मैंने कोई इलेक्शन में नहीं खड़े होना कि ये मेरे को वोट डालेंगे, ये तो मैं इनका, ये मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ जो मेरे को करना चाहिए। तो आम यूजुअली क्या होता है, वो कोई साल चलता है, कोई 1.5 साल चलता है, यू नो, खाना हम अपने घर में एक बंदे को 2 दिन नहीं एक्स्ट्रा खिला सकते, लेकिन ये 1.5 साल से है। और ये नहीं है कि इनको नॉर्मल फूड मिलता है, इनको हर किस्म का खाना मिलता है, इनको मिलता है, इनको नूडल्स, मैगी, बर्गर, सब मिलता है। हाँ, ग्रेट। कहते हैं ना रावी जी के, ज़रूरी नहीं कि हर समय लबों पर जो है वो खुदा का नाम ही आता है, वो लम्हा भी इबादत का ही होता है जब एक इंसान जो होता है वो दूसरों के काम आ जाता है। इबादत तो है इबादत तो बहुत बड़ी इबादत है। मे बी मेरे में ये इसलिए इम्बाइब था, मेरे अंदर इसलिए था क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैं सिख हूँ। तो हमें तो वो, मेरे को लगता है, अंदर से सिखाया होता है। हम लंगर लगाते हैं, तो उनको भी कम्युनिटी किचन बोलते हैं, इसको भी हम कम्युनिटी किचन ही बोलते हैं। हाँ। तो कम्युनिटी किचन यहाँ पास में ही है, हाँ जी, जहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप हमें लेकर चलेंगे वहाँ? यस, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड अमेजिंग पार्ट। यस, एग्जैक्टली। मैं खुद देखना चाहती हूँ उस कम्युनिटी किचन को, और उन लोगों को भी जहाँ पर उन्हें वो सब कुछ मिलता है जिसकी चाहत हर एक इंसान को रहती है, क्योंकि एक भोजन ही तो है जिसके लिए हम इतनी मारामारी करते हैं, इतनी मारामारी भी करते हैं। चलिए, हम आपको लेके आए हैं हमारे कम्युनिटी किचन, जिसको हम लंगर भी कहते हैं, जो हमारी आस्था की जगह है, जो हमारी बड़ी पूजनीय है,
जहाँ पे हम अपने आप को जानते हैं कि हम कौन हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत सीखते हैं कि इंसानियत क्या है। जाति, धर्म, लैंग्वेज, रीजन वाइज, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, वो सब छोड़ के हम सबको एक साथ बैठ के हम सब खाना खाते हैं। हर रोज़ ये कम्युनिटी किचन चलती है। तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, गिर जाए आसमान, तो भी ये बंद नहीं होती, ये ऐसे ही चलती है। क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है। So here we are, these are the mothers. ये माएँ हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा। तो ये यहाँ पे आके ये छोटे बच्चों का भी खाना होता है। तो हम ओपन में हैं जैसे आप देख रहे हो। सो ये कुछ मदर्स हैं जो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, जैसे ये है ना। तो पर है उनको नॉर्मल, इन्होंने सारे नॉर्मल ट्रीट करते हैं। अगर हम इनको लग रखें या ट्रीट ना करें तो ये ना इनइक्वालिटी हो जाती है। बिल्कुल। फर्क पड़ जाता है। तो हम फर्क नहीं रखते, उनको भी हम अपने जैसा ही इंसान समझते हैं। चले तो ये है हमारे छोटे छोटे से बच्चों के लिए रखे गए हैं झूले भी यहाँ पर। ये मोनिका है। नमस्ते मोनिका। नमस्ते। ये भी म्यूट है, ये भी म्यूट है। ये सब बच्चे यहाँ पर आके पर एक जैसे हो जाते हैं, नहीं? हाँ, है ना। वो देखिए इनको वो जगह देनी चाहिए जहाँ ये लोग अपने आप को एक जैसा समझें। हम उनको ये बताते हैं तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम मेंटली चैलेंज हो, तुम ये हो, डेफ हो, डम हो, लेकिन बेसिकली तो हम एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है। तो इन सबको एक जैसा रहना। हम फिर यहाँ पे दूसरे बच्चों की ज़्यादा काउंसलिंग होती है। इन बेचारों को तो पता ही नहीं है, उनको ज़्यादा बताना पड़ता है कि ये और आप एक हो। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों को सिर्फ मील नहीं मिलती है, यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन भी मिलती है। यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स भी करवाया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, बाकायदा डॉक्टर्स आते हैं, बच्चों का चेकअप होता है। डॉक्टर साहब आते हैं, वहाँ बैठते हैं, चेकअप होता है। ओके। पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो होते हैं ना, वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुलाते हैं। जैसे आज मैंने नोटिस किया, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। अच्छा। उनके सबके स्किन, चमड़ी की कोई प्रॉब्लम है इनको। अच्छा। धब्बे हैं और मैक्सिमम बच्चों की है। अच्छा। तो किस चीज़ की कमी है, क्या है क्या नहीं, वो हम एक स्किन रिक्वेस्ट करेंगे किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कि आप आइए, इनको देखिए, जो दवा दारू है वो फिर हम इनको। वाओ, ग्रेट। तो जैसे आपने बताया था 17 साल हो गए हैं, तो तब से जो है ऐसे बच्चे आते हैं, फिर दूसरे बच्चे भी आते हैं, ये चलता रहता है। हाँ, 14 साल के बाद हम उनको नहीं रखते, बिकॉज वो इनकी प्यूबर्टी एज होती है ना, वो टीनेज होता है, वो हमसे हैंडल नहीं होता। इनके हार्मोन्स बड़े फ्लक्चुएट होते हैं तब हम इनको, वो यौन अवस्था होती है ना, तो वो हमसे हैंडल नहीं होती, क्योंकि हम तो लिमिटेड ही हैं ना। जो हमारे एनजीओ जो इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, वो भी आते हैं चले जाते हैं। सो बेसिकली रावी जी, फिर मैं ये समझ रही हूँ यहाँ पर जो अभी तक आपने मुझे बताया है कि एक निश्चित एज तक, है ना, उसमें आप बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, है ना, जो एक बेसिक नीड होती है उसके ग्रोथ के लिए। ओके, राइट। Wow, that's commendable. No, it's just happening. Not really. Not me. मैं तो एक हिस्सा हूँ इनकी सेवा में। बड़े लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आते हैं। कई लोग तो मेरे को मिले भी नहीं हैं, वो आते हैं। कई ट्यूशन पढ़ाने आता है कोई। इनकी गेम्स पीरियड भी होता है। अच्छा, ये ड्राइंग भी करते हैं। अच्छा, वाह। और इस साल ये IPL भी देख के आए हैं। आओ, IPL सबको लेके गए। वाओ वाओ, ग्रेट। 100 बच्चा जो 8 साल से ऊपर है। अच्छा, वी कैन सी कि 3 जगह जो है बाकायदा एक टीचर बैठा है, वो पढ़ भी रहे हैं और खाना वो खा चुके हैं। रावी जी, कम्युनिटी किचन जो है वो उस साइड है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए आइए वहाँ का भी मुआयना कर लेते हैं हम लोग। सो फिर अभी, क्योंकि जैसे अभी मौसम जो है उसका कुछ पता नहीं है, तो अभी इन बच्चों को जब मील अपना लेना होता है तो फिर कहाँ, वो यहीं बैठकर ही खाते हैं? हाँ, बारिश होती है तो ये लेके घर चले जाते हैं, खाना लेके घर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा,
Okay. देखिए कोरोना में सब कुछ बंद था लेकिन ये किचन बंद नहीं ये बंद नहीं था। ना, वाओ। बिकॉज एसी की तो ज़रूरत थी। हम इनके सिवाय नॉर्मल जो लोग अपने घरों में बंद थे, जिनको कोरोना था, कोई सर्वेंट नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, बूढ़े लोग थे, हम हर रोज़ 100 बंदों को मील पहुंचा रहे थे, डिलीवरी करा रहे थे। वही बात है ना, जीवन की सभी सिद्धियों हासिल करनी है तो उन सिद्धि में भोजन जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो लीजिए पहुंच चुके हैं कम्युनिटी किचन, जहां पर बाकायदा इन बच्चों के लिए 150 बच्चों के लिए जो है वो खाना बनता है। आप हमें बताएं रावी जी, आपको लग रहा है यहाँ कुछ इतने लोगों का अभी खाना लगता है बना खाना अभी बना है। वैसे बच्चे जो है खा चुके हैं लेकिन अभी जो है अभी सब हाँ, गर्म ही है, वो अभी अलाव अंगार। हाँ। तो ये चने रखे हैं। अच्छा, बकायदा वो पूरा है, टाइम टेबल बना हुआ है कि कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। सो पूरा न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को मिलता है। वाओ, ग्रेट। 10 किलो चावल हर रोज बनते हैं, 5 किलो कोई भी पल्सेस, सब्जी, दाल। अगर किसी का लिसन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप अपने बर्थडेज, शादी की सालगिरह वगैरह इनके साथ मनाएं। ये अच्छा। नहीं है कि इनको हम खिला नहीं सकते, बात ये होती है कि इनके साथ ना फिर वो एक यादें, इनको अच्छा लगता है, कोई नया बंदा आता है, कोई बात करता है कुछ, तो उनको हम प्रेफर करते हैं कि आप जो भी लाना आप ले आओ, फिर हम अच्छा। कुकिंग नहीं करेंगे। बच्चों के साथ आपका बॉन्ड तो बहुत गहरा हो गया एंड आई एज यू सेड अर्लियर कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 17 इयर्स, राइट? तो उनमें उन सालों में कितने बच्चों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कितने बच्चे जो हैं चले भी गए होंगे, अब नए बच्चे आए, ये बॉन्ड अब कैसा बन चुका है उनके माँओं के साथ, उनके साथ? देखिए माँओं के साथ तो जो है उनके साथ बड़ा अच्छा। क्या सिखाते हैं आप इन बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सीखते हैं ये बच्चे पढ़ाई डांट के बहुत अलावा? खाते हैं मेरे से, अच्छा, बहुत डांट खाते हैं, बट वो प्यार है कि इन लोगों को देख के मैं सनशाइन लगती हूँ। आप मेरे बर्थडे पे कार्ड, फूल, ये देखिए कितना डांस प्रिपेयर करते हैं ये, कि मतलब उनके लिए ना त्यौहार होता है वो। मेरा बर्थडे यूजली दरबार साहब होता है, खंड पाठ होता है जो 27 को शुरू होता है, 29 जनवरी मेरा बर्थडे है। अच्छा। तो उसको उस दिन वो भोग पड़ता है। अच्छा। तो वो मैं जब हर साल आप हर साल ऐसे हाँ, ही हाँ, होता है? हाँ, वाओ। हाँ। तो वहाँ से मैं भागती हूँ क्योंकि शाम को मेरे बर्थडे की प्लानिंग यहाँ हो रही होती है। मैं ये नहीं होता कि मैं पार्टी करती हूँ फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। फैमिली के साथ बाद में केक काट लेते हैं, लेकिन बेसिक एक्साइटमेंट ये होती है, यहाँ दरबार साहब की होती है। ये कर्म है, वो धर्म है, दोनों एग्जैक्टली मैं ये कहने ही वाली थी, आई वाज अबाउट टू से। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी थी, ये इन बच्चों को जब आप इनसे बात करते हैं, है ना, ये बच्चे अपनी इच्छाएं भी आपके सामने ज़रूर जाहिर करते होंगे, क्या कहते हैं? मुझे ये जाना, हालांकि मैं बच्चों से भी बात ज़रूर करूँगी। देखिए इनके हमारे मतलब सपने बड़े बड़े, हमारे सपने बड़े बड़े। देखिए एक चीज़ जो हम इनको सिखाते हैं कि सपना बड़ा लो। अच्छा, बहुत बड़ा सपना लो, मतलब आसमान का लो तो गिरोगे खजूर पे तो अटकोगे। दैट्स राइट। तो देखिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं थोड़ा ध्यान से, नीचे नीवा होके चल। इनको बोलते हैं कि तुम ऊपर उठ के चलो, गर्व से चलो, सपने बड़े रखो, ये करो। मॉरल वैल्यूज वो देना, वो इसलिए बिकॉज ये बेचारे पहले ही ऑप्रेस्ड क्लास है, ये पहले दबे हुए हैं कास्ट की वजह से, पैसे की वजह से, या कह लो रिलीजन की वजह से, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो ये तो पहले दबे हुए हैं। इनको अपलिफ्ट करना है ना, पहले इनको थोड़ी मोरल हाई करना है। जब हम इन बच्चों की बात करते हैं, मैं ओवरऑल बात भी रखूंगी बिकॉज यूर अ सोशियोलॉजिस्ट ऑल्सो, उस पर से मुझे आपका एक ओपिनियन जानना है कि जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, देश के कई राज्यों में ऐसे कई स्लम एरियाज, हर ज़िले में एक आज हम भी इनसे मिले हैं, इनके जब हम बेटरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं ना सबको भोजन मिले, सबका विकास हो, सबको शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, हर मिशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट मिशंस की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम एक्चुअल में, वास्तविक में इनके लेवल पर आए हैं, या इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है, या इनका बेटरमेंट हुआ है? देखिए एक इसमें दो बात है, हम गवर्नमेंट को अकेला ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट फॉर देम। शौचालय बनाया है इनके लिए, इनको राशन की सुविधा है, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है, लेकिन हम उस लायक हों कि हम उस सुविधा को ठीक तरीके से अपना सकें।
तो क्या जैसे कई बार इनको घरों की सुविधा होती है, ये क्या करते हैं, घर अलॉट करा लेते हैं लेकिन दूसरी जगह जाके झुग्गी फिर डाल लेते हैं। ये तो हमें अपनी कॉन्शियस क्लियर करनी पड़ेगी ना, इनको अपनी कॉन्शियस क्लियर करनी पड़ेगी। ओके समझे आप? हमें जैसे इनको सरकार पढ़ाई, इनके स्कूल बड़े अच्छे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में बड़े अच्छे, लेकिन यही ना पढ़े तो वो फ़ायदा क्या? ओके बड़े इनिशिएटिव देती है इनको सरकार, पर ये लें तो ना। लोगों का साथ आपको मिला, आई मीन आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में? देखिए साथ मिला लोगों का, लेकिन डेफिनेट, क्योंकि होता है ना जब कुछ शुरू करना होता है हम सोचते हैं वैसे तो जो शुरू करना है अकेले शुरू कर दिया और वो हो भी जाएगा, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन आपके कहें उस वक्त में बड़ा साथ मिला, Okay. बहुत साथ मिला। अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत Okay. अच्छे लोग हैं, बड़े इतने अच्छे लोग हैं। कई लोग जो यहाँ पे चैरिटी करते हैं, कुछ दे के जाते हैं, राशन या बच्चों के लिए कुछ करते हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता होता, वो अपने Okay. आप आते हैं। एक लेडी है दुबई से, वो जब भी आती है कुछ ना कुछ इनके लिए दरियाँ दे दी, कुछ दे दिया, राशन, जो भी मेरी टीचर्स को चाहिए होता है वो मेरे से नहीं, कभी उससे मांग लेती है। अच्छा। और वो कभी मेरे से मिली नहीं है। अच्छा। देखो इतने साल हो गए। देन दिस फ्रेंड ऑफ माइन, वो महीने में 2 किचन कराती हैं, वो डिफरेंट खाना बनवाती हैं, राशन ला के देती हैं। कितना एफर्ट है 33 चंडीगढ़ से यहाँ पर राशन ला के देना, अगले दिन खाना बांटने आना, एंड डिटेल्ड है ना बनवाना खाना, कभी सांबर चावल, कभी शाही कभी पनीर, मुश्किलें कभी आई कुछ। इन बिटवीन, कभी भी कोई बैरियर, कोई ऐसा चैलेंज जिससे लगता हो कि नहीं अब मुश्किल है, कभी भी ऐसा कुछ कोई ख्याल आया? देखिए जहाँ कुछ तक हुआ? मेरी ज़हनी हालत कह रही है, यहाँ तक मेरा जहन कह रहा है, ऐसी कोई मुश्किल ये इनके तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से नहीं आई। कई बार इंसानों से ही निराशा हुई, क्योंकि कई बार वो सोचते हैं कि शायद मैं इसको मतलब बड़े लोगों आए इसके साथ और सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। जब कोई आप मिलने आए हो, आप यहाँ कोई कल को कम्युनिकेशन का पूछेगा, आप मुझे ही जानते हो ना, बिकॉज मैं रेगुलर आती हूँ। अगर एक दिन बंदा आके सोशल वर्क करके चला जाएगा तो वो आगे जाके कहेगा कि जी मैं तो जाती हूँ 6 महीने बाद एक बार, महीने में एक बार। ये कंसिस्टेंसी, ये काम के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल। मैं यूजुअली एक प्रे करती हूँ और मेरी टीचर्स मैसेज डाल देते हैं, मैं मैसेज डालती, मेरे फ्रेंड्स जो हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं वो सब बहुत एफर्ट करते हैं, वो मैसेज डाल देते हैं। उनको तो मैं बताती हूँ कि हमें चावल चाहिए तो अगले दिन वो अपने आप मिल दे जाता है। तो वो लोगों का भी उतना ही एफर्ट है। जैसे कोविड सिर्फ उन्होंने चलाया है, मैं तो आई भी नहीं एक दिन। वो लोग बड़े एक्टिव रहे, टिफ़िन पैक करने, 100 टिफ़िन पैक करना और भेजना। हाँ, जाकर खुद देकर आना। हाँ, खुद भी जाते थे, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला। सामाजिक बदलाव जरूरी हैं, लेकिन जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं क्या वो सही हैं? क्या हम उनसे संतुष्ट हैं? ये एक सवाल मेरा रावी जी से रहेगा, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, जो आज हमारे साथ शुरू से लेकर अभी तक बने हुए हैं, और उसके बाद बच्चों से भी बातचीत होगी। रावी जी, जो सामाजिक बदलाव पर मैंने बात की है, इस पर मुझे आपका एक टिक चाहिए। देखिए ये बदलाव तो है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है। यूट्यूब से सबके पास स्मार्टफोन है, इनके पेरेंट्स के पास यूट्यूब देखते हैं, ये फेसबुक है इनका, तो अवेयरनेस तो है। आई थिंक इंस्टाग्राम भी करते होंगे, अवेयरनेस तो है, बदलाव भी है। लेकिन पता है क्या, हम लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आपके पास घंटा फालतू है तो, और नहीं तो आप स्ट्रीट चिल्ड्रन को पूछ लो कि वोट करते हो, नहीं करते हो, पानी बचाओ, ये अवेयरनेस थिंग्स। ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मेरे कोई नोन जिनके घर पे एक मेड आती है, रिसेंटली फ़ोन पे ना उन्होंने मुझे कहा कि तुम वोट कैसे देती हो, एंड शी डजंट नो द मीनिंग ऑफ वोट। व्हाट आई एम सेइंग, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनको, हम सबको, जैसे आप हो, आपके कैमरामैन्स हैं, सबको जाके, मतलब अगर 10 बंदे भी हैं ना, 10 लोग इनको मिलते हैं कहीं ढाबे पे बैठे, कोई ढाबे पे काम करता है छोटू, जहाँ ये चाय पीते हैं, तो उसको भी अवेयर कर सकते हैं। अगर एक बंदा 10 बंदों को, 5 बंदों को करे तो आप लगा लो हिसाब। हमें ये शुक्रगुजार होना चाहिए उस खुदा का, उस भगवान का, जिसने हमें सब कुछ दिया है। तो थोड़ा सा तो हम जुबान से तो कर ही सकते हैं ना, अगर पैसे से नहीं करना तो।
ये बिल्कुल सही आपने कहा है। ये बच्चे ना, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि आपको देखकर खुश हो गए थे। मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों से बात करूँ जो इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं अपने शिक्षिका से। तो चलिए आप भी मेरे साथ, है ना। सो ये आप इस वक्त बच्चों को जो है, आप शिक्षिका, राइट, टीचर, तो अभी रोज़ आपका यहाँ पे आना होता है? हाँ जी, यस मैम। तो कितने टाइम से आप आ रहे हैं? मैम 10 ईयर से। 10 सालों से। अच्छा, तो ये सब अलग अलग क्लासेस के हाँ जी बच्चे हैं मैम, ना? अलग अलग क्लासेस के तो हैं। आप तारुफ करवाएं इन बच्चों की हाँ जी मैम। हमसे। हाँ जी मैम, ये बच्चे हैं मैम, मुस्कान है ये। हाय मुस्कान, कौन सी क्लास में हो आप? 9वीं। 9वीं में। अच्छा, और स्कूल आसपास ही है जहाँ Yes. पढ़ते हो? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे आना, पढ़ना, सबसे मिलना कैसा लगता है? अच्छा मैम। अच्छा लगता है? Yes, ma'am. तो अभी आप क्या पढ़ रहे थे? मैथ। मैथ्स पढ़ रहे थे। अच्छे हो आप मैथ्स में? यस मैम। आप कौन सी क्लास में हो? 9th बी में। और क्या नाम है आपका? राज रानी। राज रानी। आप क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ रहे हो मैथ के आप? सवाल। पढ़ाई अच्छी लगती है? यस मैम। क्या बनना है बड़े होके? मैम टीचर। टीचर बनना है? Yes. ओके, टीचर की तरह टीचर बनना है। यस। अच्छा, तो जब भी रावी मैम आती है, रावी मैम आपको पसंद है? यस मैम। क्या बात होती है आपकी? मैम आपको क्या सिखाती हैं? बहुत कुछ सिखाती है मैम। जैसे कि जैसे कि अच्छी कैसा इंसान बनो, यस मैम। है ना? वो Yes. खुद इतने अच्छे हैं, यस मैम। आपको और अच्छा होने की सीख देती हैं। यस मैम। क्या बात होती है, बताओ ना। बताना चाहते हो? बताओ। डांट पिटती है मैम से? यस मैम। कैसे मिलती। कैसे डांट पिटती है? आज पोल खोलेंगे। डांट पिटी है? अच्छा, डांट ज्यादा याद है। बस उस डांट पे बहुत प्यार भी है यस मैम। है ना? सबको स्कूल आना पसंद है? यस मैम। और यहाँ पे पढ़ना पसंद है? यस मैम। सबकी हैंड राइटिंग, इफ आई कैन सी, बिल्कुल मेरी जब नज़र पड़ी थी ना, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इस बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, जैसे मोती पिरोए होते हैं ना। मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरा को थोड़ा सा क्लोज करें। सी द राइटिंग, वाओ। क्या नाम है आपका? जॉनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। और उतनी ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आपकी है। कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास में है। अच्छा, ये बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है हिंदी की आपकी। क्या बनना है आपको बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। आई विश आपकी जो हर मनोकामनाएं हैं वो ऐसी ही पूरी होएं। थैंक यू मैम। तो ये वो प्यारे प्यारे बच्चे जिनसे हमने थोड़ी बातचीत की है। एंड आप देख सकते हैं रावी जी, आई कैन सी ये इतने ये शुरू से ही इतने कॉन्फिडेंट थे या मतलब यहाँ पर आके हुए हैं? यहाँ पर आके हुए हैं। हाँ। देखिए, इतने लोगों से मिलते हैं, आप जैसे लोग आए हैं, और भी बहुत लोग और आते हैं। हाँ। तो फिर ये उनसे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। ये देखिए कितनी एक्साइटेड आप मेरा नाम लेते हो, ये हाँ। हंसना शुरू कर देती है। अच्छा, थिएटर भी करते हैं ये बच्चे? वाओ। और कितनी बार किया है आप लोगों ने? अब मैं किससे बात करूं? मैं आपसे बात करती हूँ, मैं वहां पर आती हूँ आपसे बात करने। क्या नाम है? सेजल। सेजल, मैं आपके पास आती हूँ। पहला थिएटर कौन सा किया था? क्या था प्ले? एक मम्मी थी हाँ। और 2 बेटे थे, अच्छा। 2 बेटी थी और टीचर थे और भाई बहन थे। आपका क्या रोल था? मेरा स्टूडेंट का था। स्टूडेंट का था। अच्छा, तो मज़ा आया पहली बार बहुत थिएटर है। करके? ओके, तो आगे फिर कितनी बार किया थिएटर? हमने 4 बार कर तो लिया। सिखाता कौन है आपको? मैम, चाहत मैम। चाहत मैम, वो थिएटर आर्टिस्ट होंगे। हाँ जी। मस्ट बी। ओके, सो रेगुलर होते हैं यहाँ पे प्ले? नो मैम, जब मैम आती है ना दिल्ली से तब यहाँ पर होता है। वाओ, ग्रेट मैम, मतलब यू आर डूइंग वंडर। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने आपका साथ दिया है, दे आर ऑल्सो, क्योंकि प्रोग्राम जैसे जैसे अब समय बीत रहा है तो मुझे से रैप अप भी करना है, लेकिन एक सवाल जो मेरे आए ख़ास मेहमान से होता ही है कि देखिए, मैं साल तो गिनूंगी ही नहीं। हमें जो सेवा भाव होता है ना, वो जो सेवा भाव होता है उसमें कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं होता है। इतना समय बीत गया एंड कहाँ से आपकी शुरुआत हुई एंड आज ज़िंदगी का ये मुकाम, एक और पड़ाव जिसे आप जी रहे हो, कैसा लगता है?
देखिए, मैं सबको बोलती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मेरे को ये नौकरी दी। तो दूसरा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, मेरे से पत्ता भी नहीं हिल रहा, ये कोई और ही कर रहा है ऊपर बैठा। मैं तो सीरियसली कह रही हूँ कि मैं भगवान को हाज़र नाज़र जान के बात कह रही हूँ कि मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये वो है ऊपर वाला। हम सिर्फ एक बड़ी अच्छी नीयत से जो कहते हैं खाना बनवा देते हैं, ट्यूशन पढ़ा देते हैं, लेकिन इसको चलाना, इसको रखना ऐसे, वही है। हम तो नौकरी वाले बंदे और वो हैं। हो रहा है, एक जरिया जो है वो भगवान भेज देता है, रावी भगवान कोई ना कोई किसी बंदे चीज़ को भेज देता है। जैसे आपने खुद जिक्र कर ही दिया कि जिस जो करना चाहते थे आप इन बच्चों के लिए, वो अपने आप जो है इन बच्चों के साथ होता है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके जितने भी श्रोते हैं कि अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है देश विदेश कहीं से भी, तो प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए। कम्युनिटी फाउंडेशन पंचकुला का पेज है, उसको लाइक कीजिए और हमें ईमेल कीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली दे विल। मैं आपको तहे दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम, बिकॉज आई नो आज रावी मैम का बहुत ही हेक्टिक दिन था। जब मुलाकात हुई बहुत थके हुए थे, बट जस्ट अपने आप को 1 मिनट के लिए रिचार्ज किया एंड देन हमने फिर ये प्रोग्राम को शूट किया है। इनके लिए कुछ भी थैंक यू सो वो मच कर मैम, सकते हैं हम। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपने मेरे लिए भी इतना किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। Thank you so ग्रेट much. हैविंग यू। Thank you to your viewership. Thank you to you. You guys are doing great work. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारी सब बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद। आप मैम को धन्यवाद बोलिए। थैंक यू सो मच सभी को। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। तो कहते हैं ना, डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की ना रसीदें ही होती हैं। इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। तो एक किरदार आज जो लेकर हम हाजिर हुए रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये जो कहानी है बेहद पसंद आई होगी। और यदि वाकई ही ऐसा है तो जल्दी से प्लीज़ आप मेल कर दीजिएगा पहले तो। और मेल करने के लिए आप मुझे लिख सकते हैं geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ इजाज़त लूँगी, आपकी गीत आप सभी से इजाज़त लेगी प्रोग्राम में। व्यस्त रहिए, ज़िंदगी में हमेशा मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, इस प्रोग्राम को वॉच करने के लिए। नमस्कार।